नमस्कार प्यारे साथियों। ट्रिकी साइंस बाई संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूँ साइंस की आंसर की लेकर के। एकदम सेपरेट आंसर की है साइंस की। आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से प्रश्न गलत किए हैं और कौन कौन से सही किए हैं। एकदम सटीक रहेगी, सबसे अच्छी आंसर की रहेगी, आप चेक कर सकते हो। और आप लोगों की काफ़ी डिमांड भी रही थी कि सर आखिर कहाँ गायब हो गए आप, कहाँ चले गए, हमसे आपको पढ़ना था। तो अब आपको मेरी रेगुलर क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर मिला करेगी। बढ़िया से आपको पढ़ाऊँगा, निश्चिंत होकर के, आपको घबराना नहीं है। जो भी बच्चे 11 तारीख वाले हैं उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी लेकर के आऊँगा ताकि उनको कुछ फ़ायदा पहुंच सके। मुझे पता है कल एग्ज़ाम है 5 तारीख को, तो उतना जल्दी तो मैं नहीं प्रोवाइड करवा पाऊँगा, लेकिन जो 11 तारीख को पेपर होने वाला है उनके लिए डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचा दूंगा मैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण दर्शाता है। ये प्रश्न जब पेपर में आया था तो मुझे पता है बच्चा बच्चा परेशान हो गया होगा। क्यों परेशान हुआ उसको पता था। मोलिब्डेनम भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, बेरिलियम भी धातु है, और यहाँ पर ऐसा संकेत होता है टिन का, और वो भी धातु होती है। मामला हो गया गड़बड़। लेकिन आपको पता होगा जो ये टिन होती है ना, इस टिन के पास एक स्पेशल गुण होता है। जब ये ग्रे टिन होता है ना, इसमें ये अतात्विक का गुण दर्शाता है, मतलब इसमें तात्विकता खत्म हो जाती है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रे टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रे टिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए कितना आसान सवाल है। सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कितनी होती है? अरे बच्चा बच्चा तो जानता है इस प्रश्न का जवाब क्या होता है। आप जानते होंगे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की संख्या से हमेशा कम होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? कम होती है। उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है। पता नहीं कितनी बार मैंने ये सवाल करवा दिया है, पता नहीं कितनी बार ये सवाल मैंने करवा दिया था। ठीक है, क्या सवाल है एक बार देख लेते हैं। क्या सवाल है? सवाल है, एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है? तो ये करता है 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखा तल में। अब देखो यहाँ पर ये मीटर है, कुछ बच्चे मीटर में परेशान हो जाते हैं। बच्चे मीटर नहीं करना आपको, ये गलत हो जाएगा। ये होता है 36,000 किलोमीटर। अब देखो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ फर्स्ट शिफ्ट के पर्सन, और जब आप देखोगे ना सेकंड शिफ्ट के पर्सन भी सेम टू सेम इसी रेंज के आए हैं, इसी के आसपास के टॉपिक को उठाया गया है। उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कि जो भू स्थिर उपग्रह होता है वो क्या होता है वास्तव में, तो वो एक स्थिर होता है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न था, आगे आ जाएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़ों को क्या कहा जाता है? ये सवाल तो सेम टू सेम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में सेम टू सेम रिपीट हो गया। देखो आपको पता होगा जब मेंडल ने अपने नियम दिए थे, मेंडल ने जब आनुवांशिकी के नियम दिए थे, तो आपको पता होगा उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए थे। अलग अलग प्रकार का मतलब उन्होंने जब वो 7 चीज़ें ली थी कि पादप लंबा होना चाहिए, बोना होना चाहिए, मटर की फली चिपकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मतलब इस टाइप का। तो उसमें एक तो प्रभावी कारक था, एक था अप्रभावी कारक, मतलब वो तो अलग अलग थे। तो विपरीत लक्षणों के संकेतिक जीनी जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा क्या? एलील। और एलील को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हिंदी में बोलते हैं अपन युग्म विकल्पी। क्या कहेंगे? अरे इसको अपन बोलेंगे युग्म विकल्पी। ये बात आपको ध्यान देनी है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? ये सवाल एक अच्छा सवाल माना जा सकता है। ठीक है, ये सवाल मैंने कहीं करवाया नहीं था बच्चे, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ये सवाल तो मैंने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि ये याद रख लेना, आज तक पेपर में नहीं आया ये सवाल। ये पेपर में सवाल नहीं आया है, लेकिन इस बार ये आने की प्रबल संभावनाएं हैं। मैंने चिल्ला चिल्ला करके कहा था बच्चों को, और जिन्होंने ध्यान दिया था उनका डेफिनेटली सही है। दृष्टि दोष दृष्टिवेश में कब उत्पन्न होता है? जब कोर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित होता है। मतलब ये ऑप्शन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद का जैसा स्वरूप रखता है? अरे बच्चा बच्चा इसका उत्तर बता देगा, मुझे पता है, आराम से इसका उत्तर बता देगा बच्चा, आराम से। क्या हो जाएगा उसका उत्तर? फुलरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर?
फुल रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुल रेन। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? अब ये सवाल मैंने ऑप्शन में करवाया था। ऑप्शन का मतलब जब मैं करवा रहा था ना, तो मैंने कहा था कि एक अपने चैप्टर है क्या, पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व, तो उस समय मैंने चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि ये प्रश्न याद कर लेना, बढ़िया से आएगा। मैंने उस समय आपको याद करने का तरीका बताया था, बल्ला। बल्ला, बल्ले को अपन विल्लो बोलते हैं, विल्लो विल्लो। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विल्लो। क्या हो जाएगा? विल्लो हो जाएगा। समझ गए आप? ये आपको ध्यान देना है, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाएगा? विल्लो का किया जाता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है? हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना, खाद्य श्रृंखला जो होती है ना, उसमें हम लोग सबसे पहले उत्पादक को शामिल करते हैं। किसको? उत्पादक को। उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? द्वितीयक। और द्वितीयक को कौन खाता है? तृतीयक। ये आपको ध्यान रखना होता है। समझ गए आप? अब यहाँ पर आपको पूछा है तालाब के अंदर, तो तालाब में क्या होते हैं? अरे उत्पादक के रूप में कौन होते हैं? पादप पल्लवक होते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। उनको कौन खाएगा? उन जल में रहने वाले जानवर खाएंगे, उनको कोई और खाएगा। तो सबसे पहले कौन होगा? पादप पल्लवक खाएगा। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच की समानता की वजह क्या होती है? इनके बीच क्या समानता है? अब आप मुझे बताओ, मैंने कई बार आपको एक ट्रिक याद करवाई है, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या है समानता की वजह? इनकी समानता की वजह यह है कि दोनों की दोनों क्या धातुएं हैं, और ये दोनों की दोनों अगर धातुएं हैं तो आपको पता होगा धातुओं के ऊपर पॉजिटिव आयन होता है। क्या होता है बताओ? पॉजिटिव आयन होता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट, ये वाला ऑप्शन कट। ये क्या होता है बताओ? उच्च विद्युत धनात्मक प्रकृति का होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। अरे बच्चे को पता है क्या हो जाएगा? कुनैन हो जाएगा। मुझे लगता है जल्दी जल्दी बढ़ना चाहिए आगे, नहीं टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में संचय, किसका संचय होता है? अरे बच्चा बता देगा इसका उत्तर, एक बच्चा होगा ना वो बता देगा। हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन रक्त में होता है। जबकि पीले की बात करता है, पीले में पता है क्या होता है? पीले के अंदर देखो, हमारा जो लीवर होता है ना, उस लीवर से दो प्रकार के पिगमेंट निकलते हैं, एक बिलिरुबिन और एक बिलिवर्डिन। एक होता है बिलिवर्डिन, एक होता है बिलिरुबिन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बिलिरुबिन की अगर मात्रा या अधिकता हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होगा? इसकी वजह से व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बिलिरुबिन हो जाएगा। अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये मान लो कि मेरे पास क्या है, कोई भी दर्पण है या लेंस है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी लेंस की बात कर रहा हूँ, तो अपन लेंस कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, लेंस ही कर लेते हैं। लो जी, ये मेरे पास है लेंस। मुख्य अक्ष के समांतर, ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर, ये रहा मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखो उत्तल लेंस है ये, उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात, ये यहाँ पर इसका क्या बताओ? एफ है। अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है बताओ? फोकस पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है बताओ? फोकस पर। तो ये कहाँ पर मिलती है बताओ? मुख्य फोकस से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? पता नहीं कितनी बार करवाया है, थ्योरी में भी करवाया है, प्रश्नों के माध्यम से करवाया है। मुझे पता है हर बच्चा इसको सही करके आया होगा। देखो एक तो होता है ग्राही और एक कौन होता है बताओ? दाता होता है। मैंने कई बार बताया था, दाता तो बोलते हैं किसको? ओ को, और ग्राही किसको बोलते हैं? ए बी को। ग्राही किसको कहेंगे? ए बी को। अब ध्यान देना, बढ़िया से ध्यान देना, ग्राही होता है ए बी प्लस और दाता कौन होता है? ओ माइनस। क्या होता है? ओ माइनस। तो यहाँ पे ग्राही पूछा तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस हो जाएगा। लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। अब देखो निस्यंदन का मतलब क्या होता है? निस्यंदन का मतलब होता है छानना, किसी चीज को छानना, जैसे चाय को छानना। तो चाय को छानने की बात होती है तो निस्यंदन करते, गलत उत्तर। आंशिक आसवन, आसवन भी नहीं होगा। आसवन क्या होता है? आसवन का मतलब होता है एल्कोहल और पानी के मिश्रण के अंदर से पानी और एल्कोहल को अलग करना, ये भी नहीं होगा। वाष्पीकरण क्या होता है? समुद्रों से नमक की प्राप्ति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल क्या बताओ? अगला सवाल है, द हाई ग्रेड कोल इज, उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? आपको पता होगा मैंने कई बार एक ट्रिक बताई थी। क्या मैंने क्या बताई थी?
ए बी एल पी। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट, पी से पीट। ये सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। उत्तर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। अगला सवाल, अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा है? ये प्रश्न जब आया तो बच्चा परेशान हो गया। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा UAA। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है जो मैंने अभी तक किसी भी सेशन में करवाया नहीं था। देखो सारे प्रश्न अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन पहली शिफ्ट में 23% साइंस के आए थे, उसमें से 20% लगभग आपको मेरे करवाए में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या तो थ्योरी में मिल जाएंगे या फिर प्रश्नों में। अधिकतर तो आपको प्रश्नों में ही मिल जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत करवाई है, यूट्यूब पर आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है? मैंने जब ऑफलाइन पढ़ाया था और जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था, मैंने कहा था चिल्ला चिल्ला करके बच्चों से कि ये हेबर प्रक्रिया याद कर लेना, हेबर प्रक्रिया याद कर लेना। इससे अमोनिया बनती है, और जब अमोनिया बनती है ना, तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में हम किसको काम में लेते हैं? लोहे को काम में लेते हैं। किसको? लोहे को। तो लोहे को कितने डिग्री सेल्सियस पर, मतलब वहां पर तापमान कितना देना होगा? 450 डिग्री सेल्सियस। उत्तर आपको समझ में आ गया? लीजिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री। इसमें क्या होता है देखो मैं बता देता हूं आपको। ये अपने पास क्या होता है बताओ? एक माध्यम होता है। अब इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण बार बार, जब प्रकाश की किरण बार बार यहाँ पर आती है तो वो क्या होती है बताओ? वह अपवर्तन से दूर हटती जाती है, अपवर्तन से दूर हटती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वह क्या होती है बताओ? इसके समांतर हो जाती है ऐसे, और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन गया बताओ? 90 डिग्री का। मतलब ये इसको अपन बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब यदि मान लो प्रकाश की किरण को भी थोड़ा सा भी झुकाया जाए तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन आपको यहाँ पर ये एंगल पूछा था, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर और भी अच्छे से समझना है तो मैं आपको थ्योरी में करवा दूंगा। ठीक है, अभी आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित परिवर्तित। विवर्धित का मतलब क्या होता है? विवर्धित का मतलब होता है बड़ा। अब मैंने कई बार बताया है, एक शब्द होता है क्या? उत्तल, एक शब्द होता है अवतल। समतल तो क्या होता है? समतल में तो समय, सम का मतलब होता है समान, उसमें प्रतिबिंब समान बनता है, बड़ा नहीं बनता। अब उत्तल शब्द बड़ा होता है, अवतल शब्द बड़ा होता है। मैंने कई बार बताया था अवतल शब्द बड़ा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, लेंस नहीं होगा। ठीक है, लेंस नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती है? अब देखो अपच के निदान में इसको हम बोलते हैं, वैसे तो क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड। लेकिन पेपर बनाने वाले ने हिंदी में भी नाम दिया था, इंग्लिश में भी दिया था। उत्तर क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रति अमल, प्रति अमल। अब देखो इसकी संधि विच्छेद कर दी, प्रति प्लस अमल। अब ये इसमें मुझे एक चीज बताओ, इसमें संधि कौन सी है? इसमें हो जाएगी यण संधि। इसका संधि विच्छेद हो गया प्रति प्लस अमल, प्रत्यमल। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ये। अगला सवाल, बेकिंग उद्योग में आपको पता होगा जितनी भी ब्रेड वगैरह बनते हैं, पेस्ट्री बनती है, उसमें कौन सा कवक काम आता है? उसमें आता है यीस्ट। क्या आता है? यीस्ट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या बताओ, क्वार्सी योरकर आमतौर पर बच्चों में किस आयु सीमा में देखा जाता है? ये होता है 4 से 6 वर्ष के बच्चों में। किसमें? 4 से 6 में। और किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी वजह कमी से? प्रोटीन की कमी से। इसकी वजह से एक रोग और होता है, कौन सा? मरासमस। अब लगभग इसी टाइप के सवाल सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला सवाल, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र क्या होता है? कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र क्या होता है? देखो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण का। लेकिन आपको लेंस का पूछा, यहाँ पर किसका पूछा? लेंस का। तो लेंस में क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल, अब देखो यहां तक, देखो आप देख रहे होंगे ये भी सेकंड शिफ्ट का सवाल है। यहां तक फर्स्ट शिफ्ट के सवाल खत्म हो गए थे, क्वार्सी योरकर तक। अब यहां पर सेकंड शिफ्ट का सवाल आ गया, ये भी सेकंड शिफ्ट का। अब देखो ये सवाल सेम टू सेम सवाल, भैया ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे बंदे ने, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे, एकदम सेम टू सेम सवाल आ गया भैया अपने पे। विपरीत लक्षणों वाले जीन की जोड़ों को क्या कहा जाता है? एलील कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? एलील कहेंगे। क्या कहेंगे? एलील। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सवाल अच्छा था। अक्स Fe+5 की संरचना कैसी होती है? ये होती है वर्ग पिरामिडीय। कैसी होती है बताओ? वर्ग पिरामिडीय। इस शिफ्ट का अच्छा सवाल है ये, पहला नंबर का। हाँ ये सवाल आसान है, ये सवाल आसान था, बस दिमाग लगाने की आवश्यकता है।
एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है एवं इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना होगा। अब ध्यान देना, 14 वर्ष का बच्चा है और वो 5 मीटर से, आपको पता होगा निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप उससे पास में देख रहे हो तो उससे तो होता है निकट का आंखें खराब। जब निकट की आंखें खराब होती है तो उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। लेकिन यहां पर बात हो रही 5 मीटर की, 5 मीटर में दूर का दोष होता है। 5 मीटर में दूर की आंखें खराब होती है, और जब दूर की चीजें अपन नहीं देख पाते वो निकट दृष्टि दोष होता है। ये बातें बच्चे हजम नहीं कर पाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जब दूर की चीजें नहीं दिखती है ना अपन को, जब दूर की चीजें अपन को नहीं दिखती है तो उस समय निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है बताओ, निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में रहते हैं, अवतल लेंस। तो ये सब कहाँ संयोजन है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। फैटी यकृत होता है, अब ये सवाल अच्छा है, ठीक है। फैटी यकृत होता है, इसमें एक ऑप्शन ही गायब कर दिया, कोई बात नहीं, बी ऑप्शन गायब हो गया है। हाँ, बी ऑप्शन में बता देता हूँ, मरासमस था। बी ऑप्शन क्या था, मरासमस। फैटी यकृत किस में होता है बताओ, फैटी यकृत क्वार्सी-योरकर रोग में होता है। जब किसी को क्वार्सी-योरकर रोग होता है, मतलब प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी से क्वार्सी-योरकर होता है। ये 4 से 6 वर्ष के बच्चों में होता है और उनको फैटी यकृत हो जाता है बाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल। अगला सवाल, वाह जी वाह, ये सवाल एक बच्चा काफ़ी परेशान था। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे को बहुत डाउट था इस प्रश्न में, तो मुझे यकीनन पता है वो बच्चा तो इस सवाल को डेफिनेटली देख करके खुश हो गया होगा कि सर आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपने मेरा कन्फ्यूजन भी दूर किया और सेम टू सेम सवाल पेपर में आ गया। और मैंने कहा भी था कि इस टाइप के प्रश्न पेपर में आएंगे, और वो देखो आपके सामने भी है। मतलब ये अनुभव काम आता है, ठीक है। जब टीचर आपको कोई कहता है ना कि ये सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप लोग बढ़िया से पढ़ लिया करो बच्चे, ये आपके फायदेमंद होता है। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो ये अपने पास क्या बताओ, ये अपने पास है क्या, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रिज्म। जब प्रिज्म से कोई लाइट गुजरती है, जब प्रिज्म से कोई लाइट गुजरती है, ठीक है। अब देखो ये प्रिज्म है, ये अपने पास क्या बताओ, इसका अभिलंब है। जब ये लाइट यहां से गुजरेगी, देखो कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा मैं, ये जाएगी तो यहां से टकराएगी, फिर ये यहां से टकराने के बाद वापस से 7 रंगों में इस प्रकार से, इस प्रकार 7 रंगों में टूट जाती है। जब ये 7 रंगों में टूटेगी, देखो जब ये 7 रंगों में टूटेगी ना, तो ऊपर ही ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर ही ऊपर तो आएगा आर, चल गया से नहीं रहा, अच्छा सॉरी, ऊपर ही ऊपर आएगा आर और नीचे नीचे क्या आएगा बताओ वी। तो सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका हो रहा है बताओ, वी का हो रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, वायलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल। हाँ ये सवाल, वाह रे वाह, वाह रे वाह। मतलब अब मैं आपको क्या ही कहूँ, बार बार आपको लगेगा सर फेंक रहे होंगे। ये सवाल डिट्टो सवाल, एकदम फोटो कॉपी मान लो इस सवाल की, सेम टू सेम सवाल, यही ऑप्शन सब कुछ यही थे, बच्चों को मैंने करवाया था। और ये सेम टू सेम सवाल देखो आपके सामने टपक गया है। भैया मेहनत जिसने करी है ना, उसका तो बेड़ा पार हो गया, मैं सही बता रहा हूँ। और जिसने मेहनत नहीं करी वो आज रो रहा होगा साइंस की वजह से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल। डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में किसका अंतर होता है। ये सवाल आज की इस शिफ्ट का दूसरा अच्छा सवाल है, जिसको मैं मान सकता हूँ अच्छा सवाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C पर ऑक्सीजन का अभाव, ठीक है। अगला सवाल, डायमंड क्या है, इतना आसान सवाल बताओ, हैं कितना आसान सवाल, बच्चा बच्चा करता है। डायमंड क्या है, अरे डायमंड कार्बन का समस्थानिक है। अरे समस्थानिक है क्या, नहीं, कार्बन का अपर रूप है ये। डायमंड क्या है, डायमंड कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का समस्थानिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, दस्त के लिए उत्तरदायी इकोलाई जीवाणु होते हैं, ये होते हैं ग्राम ऋणात्मक। क्या होते हैं बताओ, ग्राम ऋणात्मक। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है। जब भी मैंने बायोटेक्नोलॉजी करवाया, जब भी, तो ये सवाल तो मैंने हर बार करवाया, हर ऑफलाइन बैच में करवाया। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम। क्या हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा। ऐसी प्रक्रिया,
ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, इसमें बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में, अगर यहां पर ये होता वायु की सीमित अनुपस्थिति में तो यहां पर उत्तर होता निष्ठापन, लेकिन यहां पर उपस्थिति बोल रहा है, उत्तर क्या होगा, वर्जन होगा। क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान देना, जब भी रंगों की बात आती है, रंगों की, तो आपको पता है इसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको पूछ ले कि सिद्धांत का नाम क्या है तो आप यहाँ पे क्या बताते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्या पता ये अगली शिफ्ट में आपके आ जाए, मतलब 5 तारीख को जो पेपर होने वाला उसमें आ जाए, या फिर ये 11 तारीख को जो पेपर होने वाला उसमें आ सकता है कि रंग निकालने की जो विधि होती है उसका नाम क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिशोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल। अगला सवाल क्या है बताओ। अब इस सवाल के बारे में क्या ही कहूँ आपको मैं, मतलब इतनी बार करवाए ये सवाल प्रश्नों के माध्यम से, बहुत बार। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता, अरे बच्चा जानता है, क्या हो जाएगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखो आ गया ना ये सवाल। मैंने कहा था ना फर्स्ट शिफ्ट में भी जो सेम टू सेम सवाल थे ना, उसी टाइप के सवाल सेकंड शिफ्ट में आए थे। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, अरे भू स्थिर, स्थिर नाम आ गया ना यहाँ पर, स्थिर नाम आ गया। इसका मतलब, अरे इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ही क्या हो गया बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये स्थिर ऊंचाई पर उड़ता है। किस पर, स्थिर पर। और वो स्थिर ऊंचाई कितनी होती है बताओ, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई। भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है। ये भी मैंने करवाया था आपको, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विक्रम एस हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये सवाल पढ़ना, पहली शिफ्ट में तो आया था बड़ा प्रतिबिंब किस में दिखता है। अब देखना इसमें क्या बोला है, छोटा। अरे छोटा तो हमेशा उत्तल बनाता है, कौन बनाता है, उत्तल। अब देखो यहां पर ध्यान देना, छोटा है, आभासी है और सीधा है, ऐसा तो हमेशा उत्तल ही बनाता है भैया। कौन बनाता है, उत्तल ही बनाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक क्या है। उत्पादकता का सीमा कारक, देखो ध्यान देना, यहां पर उत्पादकता किससे बढ़ती है, जलीय परितंत्र में। जब प्रकाश पड़ेगा ना तो वहां पर उत्पादकता में ग्रोथ होती है, ये आपको ध्यान देना है। जलीय परितंत्र में जल तो ऑलरेडी है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उसकी उत्पादकता में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो ये सीमा कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल, आरएच कारक एक एंटीजन है जो कि किसकी सतह पर स्थित होता है। अब बताओ एक बार, जब मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करवाया था तो बताया था ना मैंने आपको, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आरबीसी। अगला सवाल, सुनहरा चावल है, बोलो जी। हंसी आती है ऐसे सवालों को देख करके, इतने आसान सवाल है। और जब कोई बच्चा ये कहता है ना कि साइंस की वजह से मैं फेल हो गया, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ऐसे लगता है कि अब क्या ही बताऊँ, छोड़ो। आपको मन करता है कि 2-3 कस दो उस बच्चे के। अरे यार इतने आसान सवाल है, बताओ कितने आसान सवाल है, और आप ये कह देते हो बाद में हैं कि पेपर बहुत हार्ड है। अरे पेपर हार्ड नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है बच्चे। तैयारी अच्छी होगी तो ये सवाल आसान लगते हैं आपको। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। बताओ इतना आसान सवाल था। अगला सवाल, मैंने देखो प्रश्न पूरा भी नहीं पढ़ा, सुनहरा चावल देख लिया और मुझे पता है सुनहरा चावल, जब मैंने सुनहरे चावल को पढ़ा तो विटामिन ए ही होगा यहाँ पर उत्तर, समझ गए आप। चलिए आगे, हाँ फोलिक अम्ल है, फोलिक अम्ल विटामिन B9 का होता है। और विटामिन B2 का क्या होता है बताओ, राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है बताओ, राइबोफ्लेविन होता है रासायनिक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दालचीनी, लो जी, दालचीनी पादप के छाल से, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकता हूं बच्चे, स्क्रीनशॉट। ये सेम टू सेम सवाल मैंने काफ़ी सवाल कराए हैं बच्चे, इस पीडीएफ में अधिकतर सवाल मैंने यूट्यूब पे करवा दिए हैं। अगर जो मेहनती बच्चा होगा ना वो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट को देखेगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरी क्लासें आपको मिलेगी तैयारी कर लो चैनल पर, ठीक है। तैयारी कर लो चैनल पर जाओगे ना आप, विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको मेरी ये क्लासें मिल जाएगी और आप वहाँ से रट डालो, सारे वीडियो देख लो आप लोग। मैं आपको 100% लिख करके दे रहा हूँ, आप साइंस में फेल नहीं होंगे। साइंस में आप 25 में से 20% कर दोगे अगर आप उन क्लासों को देख लोगे तो, गारंटी कह रहा हूँ मैं आपको। आगे बढ़ते लीजिए। अगला सवाल क्या है, र्यूमेटोइड आर्थराइटिस। भैया ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये कवक से तो नहीं होता है, क्योंकि कवक में तो ऐसा नाम है ही नहीं है। कवक में तो मैंने सुना है गंजा दामाद खाए फ्रूट,
तो वो होता है। विषाणु भी नहीं होगा, विषाणु से मैंने ट्रिक बताई थी, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। जीवाणु, जीवाणु से भी नहीं होता। लो जी, ऑप्शन तो मैंने काट दिया। जब ऑप्शन कट गया तो एक ही तो ऑप्शन बचा अपने पास। क्या ऑप्शन बचा है? स्व प्रतिरक्षित। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हो जाएगा स्व प्रतिरक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? फास्फोरस चक्र की कड़ी। अब ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे, थोड़ा सा। यहां पर इसका उत्तर होगा क्या? गुआनो। ये अच्छा सवाल था, आज की शिफ्ट का ये अच्छा सवाल मान सकते हैं इसको अपन। अगला सवाल, लो जी, मैंने सारी की सारी साइंस की आंसर की आपको करवा दी बच्चे। अब ध्यान देना, अब आपका एक फर्ज बनता है, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं, ठीक है, तो आपका एक फर्ज बनता है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जो बच्चा अभी तक यहां तक नहीं पहुंचा है उसको आप लोग इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि काफ़ी बच्चे यहां पर जुड़ जाए। और अब मैं आपको लगातार आंसर की भी कराऊंगा, और जो बच्चे 11 तारीख को पेपर देने वाले हैं, है ना, उनको भी मैं बहुत कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाला हूं। मुझे पता है, जैसे ये मान लो ये सवाल था फास्फोरस चक्र, तो मुझे पता है चक्र से प्रश्न आ रहे हैं बार बार, है ना, पहली शिफ्ट में भी आए थे, इस शिफ्ट में भी आ रहे हैं, तो मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा। मुझे पता है कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। मैं आपको इजुल फिजुल की चीज़ें नहीं करवाऊंगा, टाइम खराब नहीं करवाऊंगा मैं आपका। एक एक मिनट मुझे पता है आपका कीमती है, तो आपको मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हर शिफ्ट में लगभग 25% साइंस के आ रहे हैं। कितने? 25%। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप अभी मैं जो क्लासें आपके लिए लेकर के आऊंगा, अगर आप उनमें से उन क्लासों को देख लोगे तो मैं आपको 20% की गारंटी देता हूँ। 20% आप आराम से कर पाओगे बच्चों, आराम से। अब ये आपके ऊपर है कि आप करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप मेरा कहना मानोगे, इस वीडियो की लिंक को मैक्सिमम लोगों के पास आप शेयर करोगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे, चैनल को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मेरा प्रोत्साहन करोगे आप, ठीक है। चलिए इस क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा, और अपन जल्दी ही मिलते हैं अगली आंसर की में। और अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, और अपने माता पिता का सेवा करते रहना, और अपने सपनों को साकार करना। चलिए।